साथियों, सरकारी क्रय केंद्र पर किसी भी फसल को बेचने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होता है, यानी कि फसल खरीदनी है तो किसान पंजीकरण लाइव कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में दिखाया गया है। मेरा आपसे वादा है, अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो आप एक ही बार में ऑनलाइन फसल बिक्री हेतु आवेदन करना सीख जाएंगे। साथ ही इस वीडियो में आपको ये भी बताया किस तरीके से आप अपनी खतौनी की डिटेल्स को अच्छी तरीके से ऐड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप किसी एक ब्राउज़र को ओपन करेंगे और वहाँ पर सर्च करेंगे fcs.up.gov.in। इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से डायरेक्टली आप इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। उसके बाद आप उत्तर प्रदेश खाद्य एवं रसद विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे और उसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पर है खरीद हेतु किसान पंजीकरण। आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप ई क्रय प्रणाली में आ जाएंगे और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं किसान पंजीकरण हेतु विकल्प। आपको यहाँ से विकल्प चुनना है और वर्ष यहाँ पर 2022-23 है और फसल का नाम भी रहेगा और जो भी सीजन में फसल चल रही हैं जिनको भी खरीदा जा रहा है सरकार जो भी सरकारी केंद्र हैं लेवी द्वारा, यानी कि वो फसल यहाँ पर शो हो जाएंगी। जैसे कि खरीदने हेतु किसान पंजीकरण, जैसे कि आप धान को बेचना चाहते हैं तो धान खरीदने हेतु किसान पंजीकरण आप इस पर क्लिक करेंगे, या मक्का को खरीदने हेतु जो भी आप खरीदना बेचना चाहते हैं वो आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे कि हम धान खरीद हेतु किसान पंजीकरण करेंगे। आप एक बार किसी का भी देख लीजिए, सबका प्रोसीजर करने का सेम ही है। तो हम यहाँ धान खरीदने हेतु किसान पंजीकरण पर क्लिक करेंगे। उसके बाद है किसान पंजीकरण करने एवं पंजीकरण स्थिति जानने हेतु मोबाइल ऐप डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। आप मोबाइल ऐप के थ्रू भी यहाँ पर नया पंजीकरण कर सकते हैं और स्थिति भी चेक कर सकते हैं। धान खरीद हेतु किसान पंजीकरण पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर आ जाएंगे। धान खरीद हेतु किसान पंजीकरण बरस रहेगा और किसान पंजीकरण हेतु महत्वपूर्ण जानकारी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। जैसे कि ऊपर है किसान पंजीकरण हेतु आवेदन के लिए उपरोक्त 1 स्टेप से 5 स्टेप का पालन करना अनिवार्य है। ऐसे ही आप इन सभी कंडीशंस को रीड कर सकते हैं, क्या है पूरा प्रोसीजर। और हम इसको रीड कर लिया है तो हम नीचे को स्क्रॉल करेंगे, आगे बढ़ने के बटन पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप आगे बढ़ने पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर आधार संख्या मांगेगा और कैप्चा कोड मांगेगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं स्टेप 1 में नवीन पंजीकरण यानी कि न्यू पंजीकरण यानी कि न्यू रजिस्ट्रेशन है यहाँ पर। तो सबसे पहले आपको अपना आधार संख्या डालना है, जो भी किसान है उसकी आपको आधार संख्या डालनी है। और यहाँ पर ऊपर स्टेप्स देख सकते हैं, यहाँ पर आपको केवल 6 स्टेप को कंप्लीट करना है और 5 स्टेप तक आप देख सकते हैं पंजीकरण फाइनल प्रिंट है। तो एक एक करके सभी स्टेप्स को कंप्लीट करेंगे। किसान की आधार संख्या डालने के बाद कैप्चा कोड डालने के बाद टर्म्स को एक्सेप्ट करके आगे बढ़े के बटन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने धान क्रय हेतु किसान का नवीन पंजीकरण फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा और महत्वपूर्ण दिशा निर्देश आप वहां पर देख सकते हैं क्या क्या दिशा निर्देश हैं। और यहाँ पर सबसे पहले किसान का नाम डालना है आधार कार्ड के अनुसार अंग्रेजी में। तो जैसा आधार कार्ड में अंग्रेजी में है सेम वैसा ही आप डाल देंगे। जेंडर सेलेक्ट करेंगे, आधार संख्या ऑटोमेटिकली आएगी। उसके बाद आपको यहाँ पर सामने कैप्चा देखकर डालना है। उसके बाद मैं अपना आधार संख्या उपयोग करने को खाद्य एवं रसद विभाग को सहमति देता हूँ, इसकी टर्म्स को एक्सेप्ट कर लेंगे। सुरक्षित करें एवं आगे बढ़े के बटन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपके सामने प्लीज वेट लिखा आएगा, तो आपको वेट करना है। उसके बाद आप ऑटोमेटिकली स्टेप 2 में आ जाएंगे, यानी कि पंजीकरण संशोधन। स्टेप 2 है पंजीकरण संशोधन। जो डिटेल यहाँ पर मिसिंग है उन डिटेल को आप फिल करेंगे। जैसे कि आधार में पंजीकृत मोबाइल नंबर, यहाँ पर कुछ डिटेल्स नहीं आई हैं, उन डिटेल्स को आप फिल करेंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा है आधार में पंजीकृत मोबाइल नंबर, जो आधार कार्ड से पंजीकृत मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद आपको किसान के पिता का नाम या पति का नाम डाल देना है, जैसे कि हम पिता का नाम डाल देते हैं। उसके बाद किसान की श्रेणी सिलेक्ट करेंगे, SC ST OBC जिस भी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद जन्म तिथि डालेंगे, जैसे कि हम कैलेंडर से जन्म तिथि भी सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आप अपना यहाँ पर कंप्लीट एड्रेस डाल देंगे, जो भी आपका पता है इसको आप बड़ा भी कर सकते हैं अगर आपका पता ज़्यादा बड़ा है। तो जैसे कि हम यहाँ पर डाल देते हैं जो भी विलेज का नाम है, पोस्ट है, इस तरीके से हम यहाँ पर अपना कंप्लीट एड्रेस डाल देंगे। कंप्लीट एड्रेस फिल करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे के स्क्रॉल करना है। उसके बाद है धान बेचने हेतु परिवार के एक नामित सगे सदस्य का विवरण। अगर किसान किसी भी तरीके से वहाँ पर नहीं जा सकता है या कहीं जा रहा है तो वो किसी भी एक अपने परिवार के सदस्य को यहाँ पर नामित कर सकता है, वह भी फसल यहाँ पर सरकारी केंद्र पर बेच सकता है। जैसे कि क्या आप धान बेचने हेतु परिवार के एक सदस्य को नामित करना चाहते हैं, आप चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके अपने परिवार के एक सदस्य को यहाँ पर नामित कर देंगे। अगर नहीं चाहते हैं तो आप नहीं पर सिलेक्ट कर देंगे। जैसे कि आप हाँ कर दोगे तो यहाँ पर आपको परिवार के सगे सदस्य का नाम डाल देना है, जेंडर डालना होगा, संबंध क्या है आपसे, सदस्य की आधार संख्या डालनी होगी।
तो ये सदस्य जो आप यहाँ पर नामित कर देंगे तो ये भी आपकी फसल को बेच के आ सकता है, अगर किसी भी तरीके से किसान नहीं जा सकता है तो। नहीं तो आप इसको नहीं भी कर सकते हैं। अब आएंगे नंबर 3 पर। यहाँ पर है किसान की भूमि का विवरण। जहाँ पर भी किसान की भूमि है वह जनपद सेलेक्ट करेंगे, वह तहसील सेलेक्ट करेंगे, परगना यानी कि ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप किसान का जहाँ पर भी भूमि है उसका गांव सेलेक्ट करेंगे, जिस गांव में भी उसकी भूमि है। उसके बाद यहाँ पर खाता संख्या, आप किसान की खतौनी पर देखकर खाता संख्या डाल देंगे। तो खाता संख्या 5 अंकों की होती है और जो आपकी खतौनी होती है, जो फद होती है भूलेख वाली, उसके कोने पर लिखी होती है ऊपर 5 अंकों की, वहाँ पर लिखा हुआ खाता संख्या, तो वह आपको यहाँ पर डाल देनी है। खाता संख्या डालने के बाद नाम खोजे के बटन पर आपको क्लिक करना है। तो इस पद में जिन लोगों के भी नाम है वो सभी नाम यहाँ पर आ जाएंगे खतौनी के अनुसार। उसके बाद किसान का नाम चुने। आप इस पर जैसे ही सिलेक्ट करोगे तो जो भी किसान है, जो भी कैंडिडेट है, उसका आप नाम चुन लेंगे। जैसे कि किसान यहाँ पर जो भी है उसका हम नाम चुन लेते हैं। नाम चुनने के बाद भूमि का विवरण जोड़ें, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद नीचे को स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर उस पद में जितने भी लोगों के नाम है उस खाता में, तो यहाँ पर सभी नाम आ जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पर इस पद में जितने भी कुल रकबा है हेक्टेयर में वो सभी का रकबा है। जैसे कि यहाँ पर 6 लोग हैं और इनका रकबा है 1.1410। तो यहाँ पर इस रकबे में हम 6 का भाग लगा देंगे तो यहाँ पर एक किसान का रकबा जितना भी बचा है वो निकले आएगा। कुल रकबे में 6 लोग शामिल हैं तो हमने यहाँ पर आपके सामने कुल रकबे में 6 का भाग लगा दिया। तो यहाँ पर जो हेक्टेयर में एक किसान का रकबा आया वो आया 0.190 और 16। आप इस तरीके से लिख देंगे। 4 अंक आप लिख सकते हैं। जैसे कि कुल रकबे में किसान की हिस्सेदारी कितनी है तो हम लिख देते हैं यहाँ पर 0.1901, इतना ही है ना, 19.01, तो हमने लिख दिया। उसके बाद ये कह रहा है भूमि में अन्य फसल का रकबा। अगर जो भी आपकी टोटल भूमि है उसमें अन्य कोई और फसल है उसका रकबा है तो आप लिख देंगे, अगर नहीं है कोई अन्य फसल तो नहीं लिखेंगे। उसके बाद है हिस्सेदारी की भूमि में, जो हिस्सेदार की भूमि है उसमें बोए गए धान का रकबा में कितने हेक्टेयर में धान बोया गया है वो डाल देंगे। जैसे कि हमारे पूरे रकबे में ही धान है तो हम यही डाल देंगे 0.1901। उसके बाद सुरक्षित करने पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं बेची जाने वाली धान की मात्रा कुंटल में, यहाँ पर सभी डिटेल्स रहेंगी। तो हम यहाँ पर इतनी फसल पर 7 कुंटल यानी 7.93 कुंटल यहाँ पर हम धान को बेच सकते हैं। तो यहाँ पर सभी कुंटल ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगे। तो इसी तरीके से आपकी जितनी भी फद हैं यानी कि जितनी जगह भूमि है आप सभी को ऐड कर सकते हैं। चाहे भी वो भूमि आपकी किसी भी गांव में हो, वो गांव परगना वगैरह वो सिलेक्ट करके आप किसी भी यहाँ पर अपनी फद को लगा सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर अपनी और भूमि ऐड करेंगे तो हम आपको लाइव ऐड करके दिखा देते हैं। जैसे कि हम यहाँ से दोबारा ब्लॉक चुनेंगे। ब्लॉक चुनने के बाद हम यहाँ से ग्राम चुनेंगे। ग्राम चुनने के बाद यहाँ पर है खाता संख्या अंकों में, यहाँ पर 5 अंकों की खाता संख्या डाल देते हैं। जैसे कि हम अपने दूसरे खेत की यहाँ पर खाता संख्या डालेंगे। खाता संख्या डालने के बाद आप नाम खोजे के बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप किसान का नाम चुनेंगे, जो भी किसान है। नाम चुनने के बाद आप भूमि का विवरण खोजें, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपकी भूमि का विवरण आ जाएगा। और उसके बाद से यहाँ पर सेम ऊपर वाले तरीके से आपको यहाँ पर सभी डिटेल्स को फिल करना है। जैसे कि कुल रकबे में किसान की हिस्सेदारी कितनी है वो आप डाल देंगे, कितने हिस्से में जो है आपकी फसल है वो डाल देंगे, अगर कोई और फसल है कितने रकबे में है वो उसका भी रकबा डाल देंगे। सेम ऊपर वाले की तरह आपको डाल देना है। उसके बाद सुरक्षित करें पर क्लिक करेंगे। दूसरी भूमि के विवरण में आप देख सकते हैं हिस्सेदारी भूमि में बोए गए धान का कुल रकबा। तो यहाँ पर हमने धान का रकबा डाल दिया है। उतने रकबे में 39 कुंटल यहाँ पर धान को बेच सकते हैं, यानी कि बेची जाने वाली मात्रा धान की कुंटल में आप देख सकते हैं कितने कुंटल यहाँ पर हम धान को सेल कर सकते हैं। वो है यहाँ पर 47 कुंटल, यानी कि हम लेबर यानी कि सरकारी क्रय केंद्र पर हम यहाँ पर 47 कुंटल अपने धान को बेच सकते हैं। वो आपकी भूमि में जितना रकबा होता है उसके अनुसार अपने आप मात्रा तय होती है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना कैप्चा डाल के संशोधित करें पर क्लिक करेंगे तो किसान का विवरण सफलतापूर्वक संशोधित हो गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से रिसिप्ट आपके सामने आ जाएगी। तो आप यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं। अगर आपकी डिटेल यहाँ पर कुछ भी गलत हो जाती है तो अब भी आप संशोधित कर सकते हैं। एक बार आपको यहाँ से अपनी डिटेल्स को चेक कर लेना है और अन्यथा आप यहाँ पर नंबर 2 पर पंजीकरण संशोधित करें, अब भी आप यहाँ से संशोधित कर सकते हैं। उसके बाद आप स्टेप 3 पर क्लिक करेंगे पंजीकरण ड्राफ्ट। उसके बाद आपको अपनी आधार संख्या डालनी है, कैप्चा कोड को डालना है, टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। जैसे आगे बढ़ेंगे प्लीज़ वेट लिखा आएगा और आपका जो ड्राफ्ट है वो सेम इसी तरीके से खुल जाएगा।
आप यहाँ भी चेक कर लेंगे एक और बार, अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप अब भी संशोधित कर सकते हैं। उसके बाद आप चौथे स्टेप पे आएंगे, आधार नंबर डालेंगे, सामने जैसा कैप्चा दिख रहा है सेम वैसा ही कैप्चा डालेंगे। उसके बाद टर्म्स को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ेंगे तो आप यहाँ से अपने आवेदन को लॉक कर सकते हैं। यहाँ पर घोषणा पर टिक करेंगे और एक बार आप यहाँ से लॉक कर देंगे तो आप उसके बाद से अपने पंजीकरण में संशोधित नहीं कर पाएंगे। तो हम लॉक करें पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे नीचे को स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP सेंड कर दिया जाएगा, जो भी आपने यहाँ पर फॉर्म में मोबाइल नंबर फिल किया था। तो हम नीचे को स्क्रॉल करके OTP डाल देते हैं। तो यहाँ पर हमने OTP डाल दिया है। उसके बाद हम वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक कर दोगे किसान का विवरण सफलतापूर्वक लॉक हो गया है। अब हम इसमें कोई भी करेक्शन नहीं कर सकते। अब आप इसको प्रिंट कर लें या फिर इसको सेव करके रख सकते हैं। किसान का पंजीकरण ID आ जाएगा यहाँ पर, और आप देख सकते हैं विक्रय हेतु लंबित और खतौनी का नाम मिसमैच लंबित। SDM यहाँ पर इसको चेक करेंगे। जैसे चेक करके सत्यापित कर देंगे उसके बाद आप इसका प्रिंट निकाल सकते हैं। भूमि सत्यापित लंबित और बैंक खाता लंबित। यहाँ पर लंबित है आपका जो पंजीकरण है वो अभी, और इसको SDM साहब जैसे चेक कर लेंगे उसके बाद इसको सत्यापित कर देंगे, तभी आप अपनी फसल को सरकारी क्रय केंद्र पर बेच पाएंगे। जैसे कि यहाँ पर हम 5वें स्टेप पर क्लिक करेंगे, आधार संख्या डालेंगे और कैप्चा को डालेंगे, टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। स्टेप 5 में है पंजीकरण फाइनल प्रिंट। अब हम अपने पंजीकरण का फाइनल प्रिंट निकालेंगे। ये 5वां स्टेप है। आगे बढ़े पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका फाइनल प्रिंट खुले आएगा। अगर आप यहीं पर चेक करते रहेंगे आपका जो आवेदन है यानी कि पंजीकरण है, जो SDM है आपकी, वो चेक कर लेंगे तो यहाँ से लंबित हट जाएगा। उसके बाद ही आप इससे अपने जो फसल है उसको बेच सकते हैं। तो मैं यहाँ से इस प्रिंट को सेव कर लूँगा। तो आप देख सकते हैं अभी भी यहाँ पर लंबित लिखा आ रहा है। आप 2-3 दिन बाद यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर लंबित हट जाता है। उसके बाद आपको यहीं से प्रिंट निकाल लेना है। SDM साहब को आपको ये चेक कराना होगा और उसके बाद ही आपको प्रिंट निकालना है। और आपको ध्यान रहे आपका आधार कार्ड बैंक अकाउंट में लिंक होना चाहिए। पंजीकरण करते वक्त जो आपको डिटेल्स शुरू में दिखाई जाती हैं उनको आपको ध्यान से रीड कर लेना है। और SDM साहब जैसे ही वेरीफाई कर देंगे तो यहाँ से लंबित हट जाएगा। उसके बाद आपको ये प्रिंट निकाल के अपने सरकारी क्रय केंद्र या लेवी पर या यहाँ पर भी ख़रीदा जाता है, वहाँ पर आप जाके इस स्लिप को दे सकते हैं। और उसके बाद जैसे ही आपकी फसल बिच जाती है उसके 5 से 6 दिन के अंदर आपके अकाउंट में बैलेंस आ जाएगा। अगर आपके मन में किसी भी तरीके की कोई भी कन्फ्यूजन है, अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो नीचे आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।